हेलो बच्चों आज इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 जिसका नाम है मानव एक संसाधन। तो आज इस चैप्टर के संपूर्ण पाठ का सॉल्यूशन कराने वाले हैं, जिसमें पहला जो क्वेश्चन का रहा है वो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी क्वेश्चन का जो पहला टाइप है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएँ हैं। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? ऑप्शन ए है भोजन और वस्त्र, ऑप्शन बी मकान, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। बताइए मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? तो मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं जो है भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये 5 आवश्यकताएं। ऑप्शन इसका डी होगा सही आंसर सभी, ठीक ना, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन मानवीय पूंजी नहीं है? ध्यान रखिएगा, मानवीय पूंजी नहीं है पूछा गया है। स्वास्थ्य, प्रशिक्षण, अकुशलता, प्रबंधन। बताइए मानवीय पूंजी कौन नहीं है? तो अगर नहीं की बात की जाए तो अकुशलता जो है यह मानवीय पूंजी नहीं है। ऑप्शन इसका क्या होगा? ऑप्शन गो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने प्राथमिक शिक्षा को मानव के लिए क्या बनाने पर जोर दिया है? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, अनावश्यक। बताइए प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने प्राथमिक शिक्षा को मानव के लिए क्या बनाने पर जोर दिया है? क्या बनाने पर जोर दिया है? इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी आप सभी को बताना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा होगा ऑप्शन को मूल अधिकार। क्या होगा? ऑप्शन को मूल अधिकार। प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने प्राथमिक शिक्षा को मानव के लिए मूल अधिकार बनाने पर जोर दिया। ऑप्शन को इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2001 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? जनगणना 2001 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? ऑप्शन ए 75.9%, ऑप्शन बी 65.4%, ऑप्शन सी 54.2%, ऑप्शन डी 64.5%। तो याद रखिएगा जनगणना 2001 के अनुसार भारत की साक्षरता दर जो है 65.4% थी। ऑप्शन खो इसका सही आंसर होगा, ठीक ना। नेक्स्ट है जनगणना 2001 के अनुसार मानव की औसत आयु निम्न में से क्या है? 65.4 वर्ष, 60.3 वर्ष, 54.2 वर्ष या 55.9 वर्ष। बताइए तो जनगणना 2001 के अनुसार मानव की औसत आयु जो वो 65.4 वर्ष थी। ऑप्शन को इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है बिहार राज्य में किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी। तो बिहार में जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? पटना है। कौन सा है? पटना है। ऑप्शन को इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब अगला जो टाइप है क्वेश्चन का वो कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, खाली जगह को भरना है। खाली जगह क्या करना है? भरना है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है खाली जगह में मानव पूंजी निर्माण में सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में डैश होती है। तो क्या होती है? वृद्धि होती है। क्या होती है? तो वृद्धि होती है। ऑप्शन इसका क्या होगा? तो ऑप्शन है ना, सॉरी ऑप्शन नहीं, इसमें क्या लिखा है? वृद्धि लिखा है। अगला है डैश संसाधन उत्पादन का सक्रिय साधन है। तो मानव संसाधन। मानव संसाधन क्या है? उत्पादन का सक्रिय साधन है। इसका क्वेश्चन है मानवीय साधनों के विकास के लिए डैश अनिवार्य है? शिक्षा अनिवार्य है। क्या अनिवार्य है? शिक्षा अनिवार्य है। चौथा क्वेश्चन है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या डैश करोड़ थी? 102.70 करोड़ थी। नेक्स्ट है 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा था? तो बिहार, ठीक ना, और अभी भी बिहार ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में 2001 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी थी? 47%। कितना था? 47%। ऑप्शन इसका क्या होगा? सॉरी ऑप्शन नहीं, खाली स्थान में क्या भरेगा? 47% भरेगा। अब आते हैं एक वाक्य में उत्तर दें। क्वेश्चन का तीसरा टाइप है एक वाक्य में क्या करना है हमको? एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है मानव संसाधन क्या है? मानव संसाधन क्या है? बताइए मानव संसाधन क्या है? तो इसका आंसर लिखेंगे जब व्यक्ति राष्ट्रीय उत्पादन के सृजन में अधिक योगदान करने की दृष्टि से योग्यता एवं कौशल प्राप्त कर लेते हैं तो उसे मानव संसाधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे मानव संसाधन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें
मानव संसाधन में निवेश की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इसका आंसर होगा जब किसी भी व्यक्ति में शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण के रूप में निवेश किया जाता है तो वह प्रशिक्षण, दक्षता एवं कौशल प्राप्त करता है। इसीलिए मानव संसाधन में निवेश की आवश्यकता पड़ती है। पहला क्वेश्चन है, साक्षरता और शिक्षा में क्या अंतर है? बताइए। साक्षरता और शिक्षा में क्या अंतर है? साक्षरता और शिक्षा में क्या अंतर है? लिखेंगे जब कोई व्यक्ति किसी भाषा को समझने के साथ साथ उस भाषा को लिखना पढ़ना भी जानता हो तो उस स्थिति में व्यक्ति को साक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? साक्षर कहते हैं, तथा उस स्थिति को साक्षरता कहते हैं। पर शिक्षा वह माध्यम है जिससे व्यक्ति मानव संसाधन के रूप में समृद्धि पाता है। शिक्षा वह माध्यम है जिससे कोई व्यक्ति मानव संसाधन के रूप में समृद्धि पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक व मानव पूंजी में दो अंतर बताइए। कि भौतिक पूंजी और मानव पूंजी में क्या अंतर है? लिखेंगे भौतिक पूंजी उत्पादन का एक निष्क्रिय साधन है जबकि मानवीय पूंजी सक्रिय साधन है। पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर, भौतिक पूंजी मूर्त होती है जबकि मानवीय पूंजी अमूर्त होती है। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, विश्व जनसंख्या की दृष्टि से भारत का क्या स्थान है? विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का क्या स्थान है? तो विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का पहला स्थान है ना। ये जो है दूसरा स्थान, जो बुक आपका पुराना छपा है इसलिए दूसरा दिया है। जब का ये बुक छपा है 2001 या 2011 की जनगणना के अनुसार, तभी जो है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहला स्थान चीन का था, दूसरा स्थान भारत का था। लेकिन वर्तमान समय में जो है जनसंख्या की दृष्टि से ना भारत जो पूरा विश्व में पहले स्थान पे और चाइना दूसरे स्थान पर। क्या लिखेंगे? विश्व जनसंख्या की दृष्टि से भारत का पहला स्थान है। अगला क्वेश्चन है, जन्म दर क्या है? लेकिन जन्म दर से तात्पर्य प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्म लेने वाले व्यक्तियों की संख्या। जन्म दर का तात्पर्य यह है कि 1000 जनसंख्या पर कितने नए बच्चे जन्म लिए, वही जन्म दर कहलाता है। अगला मृत्यु दर क्या है? तो मृत्यु दर से तात्पर्य प्रति 1000 जनसंख्या में मृतकों की संख्या। 1000 व्यक्ति में मरने वालों की संख्या क्या कहलाती है? मृत्यु दर कहलाती है। नेक्स्ट है, एक साक्षर व्यक्ति कौन है? एक साक्षर व्यक्ति कौन है? तो जो व्यक्ति किसी भाषा को समझने के साथ साथ उस भाषा को लिखना पढ़ना भी जानता हो वह साक्षर व्यक्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? साक्षर व्यक्ति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक शिक्षा क्या है? प्रारंभिक शिक्षा क्या है? इसका लिखेंगे आंसर होगा, तो यहाँ पर दिया 0 से 6 वर्ष जो गलती है, ठीक है, ये आपको नहीं लिखना है। ये आपको क्या करना नहीं लिखना है, 0 से 6 वर्ष ये क्या गलती लिखेंगे। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्रदान की जाने वाली शिक्षा प्राथमिक शिक्षा कहलाती है। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्रदान की जाने वाली शिक्षा प्राथमिक शिक्षा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, पेशेवर शिक्षा क्या है? पेशेवर शिक्षा क्या है? इसका आंसर लिखेंगे, वो ऐसी शिक्षा जिससे हम किसी व्यवसाय या पेशा से लाभ कमाने के उद्देश्य से प्राप्त करते हैं, इसे पेशेवर शिक्षा कहते हैं। ऐसा शिक्षा जिससे हम किसी व्यवसाय या पेशा से लाभ कमाने के लिए ऐसे शिक्षा को प्राप्त करते हैं वह पेशेवर शिक्षा कहलाता है। इस प्रकार ये क्वेश्चन हो गया ख़त्म। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन के चौथे टाइप पे, संक्षिप्त रूप को पूर्ण करें। इसका फुल फॉर्म लिखना है। क्या लिखना है? फुल फॉर्म लिखना है। तो पहला जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में इसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट है यूजीसी, इसका होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, हिंदी में इसको बोलते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। नेक्स्ट है एनसीईआरटी, इसका होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, हिंदी में इसको कहते हैं राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। नेक्स्ट है SCERT, आपको हिंदी नाम किसी का नहीं लिखना है, बस आपको फुल फॉर्म लिखना है। SCERT स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, हिंदी इसको में कहते हैं इसको राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। नेक्स्ट है ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च,
हिंदी इसका होता है भारतीय अभिवृत्ति ज्ञान अनुसंधान परिषद। तो फुल फॉर्म भी हो गया ख़त्म। अब जो क्वेश्चन का नेक्स्ट टाइप दिया गया है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो लघु उत्तरीय प्रश्न का जो पहला क्वेश्चन का है मानव तथा मानव संसाधन को परिभाषित करें। मानव और मानव संसाधन का क्या लिखना है, परिभाषा लिखना है। लिखेंगे मानव एक सजीव प्राणी है जिसकी न्यूनतम आवश्यकता रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य एवं शिक्षा है। पर जब व्यक्ति राष्ट्रीय उत्पादन के सृजन में अधिक योगदान करने की दृष्टि से योग्यताएं एवं कौशल प्राप्त कर लेता है तो वह मानव संसाधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मानव संसाधन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव संसाधन उत्पादन को कैसे बढ़ाता है। मानव संसाधन जो उत्पादन को कैसे बढ़ाता है तो इसका लिखेंगे मानव संसाधन प्रशिक्षित, कुशल तथा विशेषज्ञ होते हैं, इसीलिए उत्पादन की उत्पादकता को बढ़ा देते हैं, ठीक ना। मानव संसाधन प्रशिक्षित, कुशल तथा विशेषज्ञ होते हैं, इसीलिए उत्पादन की उत्पादकता को ये बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी देश में मानव पूंजी के दो प्रमुख स्रोत क्या हैं। लिखना है यहाँ पे किसी देश में मानव पूंजी के दो प्रमुख स्रोत भोजन तथा स्वास्थ्य हैं। भोजन तथा स्वास्थ्य हैं। अगला क्वेश्चन किसी व्यक्ति को प्रशिक्षण देकर कुशल बनाना क्यों जरूरी है। तो किसी व्यक्ति को प्रशिक्षण देने से उसमें कुशलता आती, क्या आती है, कुशलता आती है, जिससे उत्पादन बढ़ता है, इसीलिए मानव संसाधन के रूप में उनका प्रयोग आवश्यक रूप से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जनसंख्या के आकार को एक चार्ट द्वारा स्पष्ट कर दिया। आप लोग लिख लीजिएगा, फिर इस क्वेश्चन को आप लोग छोड़ दीजिए ना। इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप भी कर सकते हैं, छोड़ देंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 6 नंबर। बिहार के सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले 5 जिले के नाम लिखिए। बिहार के सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले 5 जिले के नाम लिखिए। लिखना बिहार के सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले 5 जिलों के नाम निम्नलिखित हैं, ठीक ना। पढ़ा लिखे पटना, ये परसेंटेज आपको नहीं लिखना है। पटना, रोहतास, मुंगेर, भोजपुर, औरंगाबाद, ठीक ना, औरंगाबाद। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर। बिहार के सबसे कम जनसंख्या वाले 5 जिलों के नाम लिखिए। ऐसा 5 जिले का नाम लिखना है जहाँ के सबसे कम जनसंख्या रहते हैं। आंसर लिखेंगे इसका कि बिहार के सबसे कम जनसंख्या वाले 5 जिलों के नाम निम्नलिखित हैं। पहला किशनगंज, दूसरा अररिया, तीसरा कटिहार, चौथा पूर्णिया, 5वां मधेपुरा। केवल नाम लिखना है, परसेंटेज आपको नहीं लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार देश का सबसे कम साक्षर राज्य है, इसके मुख्य 2 कारण बताएं। तो पूरे भारत में जो बिहार जो है सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य, इसके क्या कारण है, आपको 2 कारण बताना है। तो बोलेंगे बिहार देश का सबसे कम साक्षर राज्य है, इसके मुख्य 2 कारण गरीबी तथा प्राकृतिक संसाधनों का अभाव है, ठीक ना। क्या पहला तो हमारे यहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा है, चरम सीमा पे है। दूसरा क्या, प्राकृतिक साधनों का अभाव है, यानी कमी है। अब आते हैं हम लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्न पे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो दीर्घोत्तरीय में जो पहला क्वेश्चन जो कह रहा है वो है मानव संसाधन क्या है। मानव संसाधन को मानव के रूप में कैसे परिवर्तित किया जाता है, ये आपको बताना है। उत्तर इसका लिखेंगे मानव संसाधन का अर्थ है देश की कार्यशील जनसंख्या का कौशल और योग्यताएं, ठीक है ना। ये छोड़ देंगे, ये लाइन नहीं लिखेंगे, ये लाइन आपको नहीं लिखना है। आपको यहाँ से लिखना है जब व्यक्ति राष्ट्रीय उत्पादक के सृजन में अधिक योगदान करने की दृष्टि से योग्यताएं एवं कौशल प्राप्त कर लेते हैं तो वे एक संसाधन बन जाते हैं, ठीक है। वे क्या करते हैं, एक संसाधन बन जाते हैं। यहाँ लिखना है तो वे मानव संसाधन बन जाते हैं। क्या लिखेंगे सब मिला के, जब व्यक्ति राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में अधिक योगदान करने की दृष्टि से योग्यताएं एवं कौशल प्राप्त कर लेते हैं तो वे मानव संसाधन बन जाते हैं। वे क्या करते हैं, एक मानव संसाधन बन जाते हैं, ठीक ना। वे मानव संसाधन बन जाते हैं, ठीक है। अर्थात जब किसी भी व्यक्ति में शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण के रूप में निवेश किया जाता है तो वो राष्ट्र की संपत्ति बन जाता है, राष्ट्र की संपत्ति बन जाता है। ऐसी स्थिति में वह संसाधन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। पैराग्राफ चेंज करेंगे, लिखना इस प्रकार प्रशिक्षित
कुशल, ज्ञानी एवं विशिष्टता प्राप्त व्यक्ति की उत्पादकता अधिक होती है, जो मानव संसाधन से पूंजी में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके लिए मानव में भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रबंधन, सूचना तकनीकी आदि का सहारा लेना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, मानव पूंजी और भौतिक पूंजी में क्या अंतर है, इसे तालिका द्वारा स्पष्ट करें। ठीक है ना। फिर कह रहा है क्या मानव पूंजी भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है। इसका आंसर लिखना है कि मानवीय पूंजी तथा भौतिक पूंजी में निम्नलिखित अंतर हैं। पहला अंतर है, पहला डिफरेंस ये है कि भौतिक पूंजी उत्पाद, एक साइड लिखेंगे भौतिक पूंजी, एक साइड लिखना मानवीय पूंजी। तो भौतिक में लिखेंगे कि भौतिक पूंजी उत्पादन का निष्क्रिय साधन है, इसमें लिखना मानवीय पूंजी उत्पादन का सक्रिय साधन है। दूसरा लिखेंगे भौतिक पूंजी मूर्त होती है, जिसे बाजार में लाया जा सकता है। इसमें लिखना मानवीय पूंजी अमूर्त होती है, जिसे बाजार में बेचा नहीं जा सकता। ठीक है ना, केवल इतना लिखेंगे, जिसे बाजार में बेचा नहीं जा सकता है। तीसरा अंतर, भौतिक पूंजी को इसके स्वामी से अलग किया जा सकता है, मानवीय पूंजी को इसके स्वामी से अलग नहीं किया जा सकता है। चौथा अंतर, चौथा लिखेंगे भौतिक पूंजी देश के अंदर पूर्णतः गतिशील होती है, और मानवीय पूंजी पूर्णतः गतिशील नहीं होती है, पूर्णतः गतिशील नहीं होती है। पांचवा अंतर, लेकिन भौतिक पूंजी में समय के साथ लगातार प्रयोग होने के कारण इसमें ह्रास होता है, मतलब कमी होता है। और इसमें लिखना मानवीय पूंजी में उम्र बढ़ने के साथ साथ, ठीक ना, हम में ह्रास हो सकता है, लेकिन शिक्षा तथा स्वास्थ्य में निवेश में इसकी क्षतिपूर्ति संभव है। मानवीय पूंजी में उम्र बढ़ने के साथ साथ हम में ह्रास हो सकता है, लेकिन शिक्षा तथा स्वास्थ्य में निवेश से इसकी क्षतिपूर्ति संभव है। छठा अंतर, भौतिक पूंजी से इसके स्वामी को निजी लाभ होता है, और लिखना है मानवीय पूंजी से इसके स्वामी को निजी लाभ होता है तथा यही समाज को सामाजिक लाभ भी होता है ना। यानी मानवीय पूंजी से इसके स्वामी को तो निजी लाभ होता ही है, उसके साथ साथ जो है इस पूरे समाज को भी लाभ होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानवीय पूंजी, भारत में मानवीय पूंजी निर्माण के विकास का परिचय दें। भारत में मानवीय पूंजी निर्माण के विकास का पूरा क्या करना है, परिचय देना है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो उत्तर लिखेंगे इसका कि भारत की विकास योजनाओं का अंतिम उद्देश्य मानवीय पूंजी निर्माण अथवा मानवीय साधनों का विकास करना है, ताकि दीर्घकाल में आर्थिक सुधारों को सफल बनाया जा सके। देश में गत कुछ वर्षों, गत यानी पिछले कुछ वर्षों में मानवीय साधनों के विकास में सराहनीय सफलता मिली, काफ़ी सफलता मिली, जिसका पता जनसंख्या संबंधी बेहतर सूचकों, साक्षरता एवं शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य सुविधाओं का स्तर आदि से चलता है। जनसंख्या में वृद्धि में था क्या हुआ, सुधार मिला, साक्षरता दर बढ़ा है, स्वास्थ्य यानी कि हॉस्पिटल की संख्या बढ़ी है, इन सब से ये बात पता चलता है। आगे लिखना है, वास्तव में जीने की औसत आयु, साक्षरता दर, जन्म तथा मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर आदि मानवीय विकास के सूचक हैं। मानवीय विकास के इन सूचकों के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में मानवीय साधनों के विकास में प्रगति हुई है, प्रगति हुई है। भारत में योजना काल में जीने की औसत आयु में वृद्धि हुई है, साक्षरता की दर भी बढ़ी है, जन्म दर, मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। एवं तो कमी आई, यहाँ तक लिख देंगे, ठीक है ना, काफ़ी है, इतना कमी आई है, बस यहाँ तक छोड़ देंगे। यहाँ पर क्या फुल स्टॉप लगा देना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, मानवीय साधनों के विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आवास की क्या भूमिका है। हम लोगों को जीवन जीने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास की क्या आवश्यकता है, सबके बारे में बताना है। देखिए, मानवीय साधनों के विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास की निम्नलिखित भूमिका है। पहले देखें शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति मानव पूंजी के रूप में समृद्धि पाता है, इसीलिए व्यक्ति अपने विकास और देश के विकास को बढ़ाने के लिए शिक्षा पर व्यय करता है।
इस प्रकार शिक्षा मानवीय पूंजी की क्षमता को बढ़ाकर अधिक उत्पादन प्राप्त करने में सफल हो पाता है। उसके बाद लिखना स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में लिखेंगे स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, अर्थात मनुष्य का अच्छा स्वास्थ्य ही उसकी सबसे महत्वपूर्ण पूंजी है और इसमें खर्च कर बढ़ोतरी करना मानव का एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में परिवर्तित कर देता है। एक स्वस्थ व्यक्ति अन्य सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा निश्चित रूप से अच्छा काम करता है और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ तक लिखेंगे देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर रखना आवास, आवास के बारे में लिखेंगे मनुष्य की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता आवास यानी कि घर है। खाली आवास है, ये आवास है, ठीक है ना, जिसमें वह अपने को बदलते मौसम में सुरक्षित रख पाता है तथा अपने कार्यों को अंजाम देता है, ठीक है, अपने कार्यों को अंजाम देता है। यहाँ तक लिखना है, हो गया। अगर पाँचवा क्वेश्चन और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के बारे में कुछ बताना है। लिखना है विकास कार्य को बनाए रखने के लिए जनसंख्या को नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमको अपने देश में विकास चाहिए, प्रोग्रेस चाहिए, डेवलप चाहिए, तो जनसंख्या में कमी करना ही होगा। इस उद्देश्य से 15 फरवरी 2000 को भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी। इस नीति में समान वितरण के साथ दीर्घकालीन विकास के लिए जनसंख्या स्थिरीकरण को मौलिक आवश्यकता माना गया है। आगे लिखेंगे इसमें इस नीति के अंतर्गत तत्कालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन उद्देश्य हैं। तत्कालीन उद्देश्य के तहत गर्भ निरोधक की आपूर्ति, तत्कालीन ज़रूरतों को पूरा करना, स्वास्थ्य सेवकों तथा समन्वित वितरण प्रणाली की व्यवस्था करना मुख्य उद्देश्य हैं। मध्यकालीन उद्देश्य के अंतर्गत कुल प्रजनन दर को 2010 तक प्रतिस्थापन स्तर पर लाना है तथा दीर्घकालीन उद्देश्य 2045 तक जनसंख्या को उस स्तर पर स्थिर करना है जो दीर्घकालीन विकास की ज़रूरतों, सामाजिक विकास तथा पर्यावरण सुरक्षा के अनुरूप माना गया। यहाँ तक इसको लिखेंगे। इस प्रकार जो है इस पाठ में जितने भी प्रश्न थे सबका हमने सोल्यूशन करा दिया है। उम्मीद है कि आपको ये आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये क्लास कैसा लगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।